नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात फिर से बिहार के, लेकिन आज बिहार में दरअसल जो चुनावी शोर बिहार में अभी मच रहा है, इस चुनावी शोर में कितनी तरह की आवाजें आ रही हैं। क्या ये आवाजें वही हैं जो पहले किसी और खेमे से आती थी, या ये आवाजें अब बदल गई हैं, इन आवाजों ने अपना खेमा बदल लिया है। बिहार में इंतखाबी शोर है और एक दो नहीं कई पार्टियां, कई बड़े सियासी लीडर इधर से उधर जा रहे हैं और लगभग हर ऐसी पार्टी जो बिहार में अपनी किस्मत आजमाना चाहती है, अगर आप उससे पूछेंगे कि आप की उम्मीद कितनी है कामयाबी की, तो सब ऐसा लगता है कि 100 नहीं बल्कि 200%, 200% सब के सब तैयार हैं। हालांकि इन्हीं में से कई पार्टियां ऐसी भी हैं जो कोरोना के दौर में इंतखाबात ना होने की बातें कर रही हैं, लेकिन बात अगर तैयारी की हो तो सबका कहना है हां हम हैं तैयार। इसी में एक पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी अब चुनावी ताल ठोक दिया है। तो जाहिर है कि जैसे जैसे अब दिन करीब आएंगे या एक एक दिन गुजरता जाएगा, बिहार में नए नारे और नए जिसे हम कहते हैं नया इत्तेहाद, नए चुनावी साथी, नया समीकरण, सब कुछ नया नया बदला बदला सा नजर आएगा। लेकिन जो कहते हैं ना कि जौहरी जो है वो हीरे की परख रखता है, तो बिहार की जो अवाम है, बिहार के बारे में चाहे जिस तरह की बातें अच्छाई या बुरी जो भी बातें कभी कही जाती हों, लेकिन चुनाव के मामले में बिहार के अवाम के बारे में हमेशा यह कहा जाता है कि बिहार के अवाम बहुत पारखी है, बहुत करीब से नजर रखती है हर एक लीडर के बयानों पर, उसके वादों पर, उसके दावों पर, उसकी खिलाफ वर्जियों पर और उसकी अच्छाइयों पर भी। उसी तरह से बिहार के अवाम जो सियासी जमातें हैं उनका भी ठीक ठाक हिसाब किताब रखती हैं। हम आपको ये बता दें कि जो अब तब्दीली आ रही है, जो नए नए जो मंजर सामने आ रहे हैं, उनमें से एक ये है कि जीतन राम मांझी ने अब अपनी कश्ती बदल ली है। जी हां, जीतन राम मांझी ने अब यह ऐलान कर दिया है कि वो अब अजीम इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है बल्कि वो एनडीए का हिस्सा है। तो जाहिर है कि इंतखाबात के वक्त जब खेमा बदलता है, नए फॉर्मूले तय होते हैं, तो वहां पर ये सब सवाल आते हैं कि दरअसल जो अवाम है वो इससे कैसा पैगाम ले रही है। तो एक तरफ तो ये कि जीतन राम मांझी ने अपना खेमा बदला, हालांकि चंद रोज कबल की बात है जब ये भी कयास आराइयां हो रही थी, जब जीतन राम मांझी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो बिहार के सदर हैं अख्तरुल ईमान, उनसे मुलाकात की थी, तब एक नए फ्रंट की बातें सामने आ रही थी कि एक नया फ्रंट बनने वाला है जो ना तो एनडीए होगा और ना ही अजीम इत्तेहाद होगा, बल्कि एक नया फ्रंट होगा। और हो सकता है कि उस फ्रंट में AIMIM हो, उसमें जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उसमें जनाधिकार मंच जो है वो हो। तो ये जो कयास आराई है, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि इन कयास आराइयों को एक मकाम मिल गया है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने पार्टी बदल ली है, खेमा बदल लिया है, मतलब खेमा बदल लिया है। और अब जीतन राम मांझी की जो सियासी उनकी जो जमात है वो अब अजीम इत्तेहाद की बजाय एनडीए का हिस्सा हुआ करेगा। आपको याद होगा, थोड़ा माजी में जाएं, जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को एक बहुत ही सियासी बेहतरीन मौका दिया था, जब जीतन राम मांझी वजीर आला बने थे, और उसके बाद फिर दोनों में काफी दूरी भी हुई, इतनी दूरी हुई कि फिर से जीतन राम मांझी को वो ओहदा छोड़ना पड़ा और नीतीश कुमार ने फिर से उस ओहदे को संभाला। उसके बाद काफी छींटाकशी हुई, लेकिन ये सियासत है, कहते हैं कि सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। तो अब आप देखिए, फिर से नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी आ चुके हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि आगे और क्या क्या तब्दीली होने वाली है। एनडीए की जो पहले से एक शरीक पार्टी है एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, उनके बारे में भी तरह तरह की बातें सुनने को आ रही हैं कि एलजेपी ने अभी अपना आखिरी पत्ता नहीं खेला है। वो आखिरी पत्ता क्या हो सकता है, क्या फिर से एक नई खलबली मच सकती है। इसी के साथ साथ खास तौर से आज मौजू ये भी होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो 50 असेंबली हलकों में अब तक
इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है, वो भी क्या हवा हवाई है या वाकई उसने वहां पर कुछ कमाया है अवाम के बीच अपना एतबार, अपना भरोसा? क्या बोल रहे थे? बहरहाल हम इस पर मजीद बात करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हम बात करेंगे अगले 25 मिनट तक अख्तरुल इस्लाम से, जो आरजेडी के एमएलए हैं, और हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ अजय कुमार लोक जनशक्ति के तर्जुमान हैं, वो भी रहेंगे, और आदिल हसन, जो एडवोकेट आदिल हसन आजाद, जो एमआईएम के यूथ प्रेसिडेंट हैं। इन तमाम लोगों से हम अगले 25 मिनट तक बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको चाहते हैं कि अख्तरुल ईमान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बिहार में सीटों को लेकर और चुनाव लड़ने को लेकर, उस वक्त हमारे नुमाइंदे ने उनसे कुछ सवालात किए थे। जरा वो सवाल सुनते हैं, थोड़ा सा उनका हम बयान आपको सुनाएंगे ताकि आपको पता चले कि पेशखीमा क्या है, फिर अपने मेहमानों से बात करते हैं। इंतखाब की तैयारी तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से अपने शबाब पर है। एमआईएम ने आज दूसरे मरहले का लिस्ट जारी किया है। पहले मरहले में भी 32 सीटों पर इंतखाब लड़ने के सिलसिले में एमआईएम ऑलरेडी लिस्ट जारी कर चुकी है। एमआईएम पर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि वो मुसलमानों के वोट को तकसीम करेगी, ये अजीम इत्तेहाद की जानिब से ख़ास तौर से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। आज जबकि एमआईएम अपने बलबूते पर इंतखाब लड़ने की बात कर रही है। हमारे साथ एमआईएम के रियासती सदर हैं अख्तरुल ईमान। पहला सवाल यही रहेगा, आज 18 सीटों के लिए आप लोगों ने लिस्ट जारी किया है, लेकिन जो इल्ज़ाम है आप लोगों की तरफ से कि इस बार के चुनाव में जो जिस बेस वोट की आप बात करते हैं माइनॉरिटी की, उसका वोट सबसे ज़्यादा बिखराव में आएगा एमआईएम के सबब, आपको क्या लगता है? एमआईएम आई इसीलिए है कि मजलूमों को, मखूरों को, महरूमों को, वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को मुत्तहिद करे। हम मजलूमों को मुत्तहिद करने आए हैं, जालिमों के पंजों से उसे आज़ाद करने के लिए आए हैं। ये वो लोग हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो लोग दलितों का और अक़लियतों का वोट की सौदागरी करते रहे हैं और इनके हितों की अनदेखी करते रहे हैं। हमें किसी के इल्ज़ाम की कोई परवाह नहीं, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और इंसाफ की लड़ाई यही है कि सूरज निकले और चमगादड़ अंधा न हो जाए और सच्चाई बोली जाए। बिहार में ये आम तौर से कहा जाता है या तो एनडीए है या फिर महागठबंधन है, या तो एनडीए या अजीम इत्तेहाद है, उसमें एमआईएम कहाँ पे? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बिहार की जनता को विकल्प की तलाश थी कि उसको विकल्प नहीं मिल रहा था, और आज हम विकल्प बनकर आए हैं। आपने खुद देखा होगा कि सीमांचल के उस क्षेत्र में जहां 2015 में हम 6 सीटों पर इलेक्शन लड़के 85,000 वोट लाए थे, वहां पर हम पार्लियामेंट में 2,95,000 वोट ले आए। और जब कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ हम लड़े तो हमने कांग्रेस की जमानत जब्त करा दी और बीजेपी को भी धूल चटवा दिया। तो इसके माने क्या विकल्प हम बनने में कामयाब हुए हैं। तो क्या एमआईएम का पूरा फोकस जो है सीमांचल पे होगा या सीमांचल में ही जो है वो सीट निकालने की कोशिश में मसरूफ है? नहीं, मेरी पहली सूची को भी आप देखें और आज की सूची को भी देखें। हमने सिर्फ सीमांचल नहीं बल्कि सीमांचल से निकलकर पूरे बिहार में लड़ाई लड़ने की ठानी है। और हम उन तमाम तर क्षेत्रों में जहां हमारा संगठन मजबूत हुआ है, चाहे मगध का क्षेत्र हो, चाहे चंपारण का क्षेत्र हो, सीमांचल का हो, हम तमाम तर को हमने उसमें भागीदारी दी है। हम चलिए, तो ये आप सुन रहे थे अख्तरुल ईमान को। और भी बहुत सारे सवालात थे हमारे नुमाइंदे के, लेकिन फिलहाल हमने इतना सुना दिया है, ये काफ़ी है हमारी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए। मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूंगा अख्तरुल इस्लाम, आरजेडी के एमएलए हैं, उनसे। आप तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए मैं अख्तरुल इस्लाम साहब आपके पास आ रहा हूँ। कहा यह जा रहा है कि जो आरजेडी की ज़मीन है, वोट की ज़मीन, उसी में से हमारी एमआईएम करेगी। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। एमआईएम एक नई पार्टी बिहार में आई है और कई स्टेट में, झारखंड में भी आई, महाराष्ट्र में भी आई, हर जगह चुनाव आती है, लड़ती है। इख्तियार है, लोकतंत्र है, एक पार्टी है, इसको इख्तियार है कि अपने पार्टी का विस्तार करें, अपने राज्यों में अपनी पार्टी का विस्तार करें, इलेक्शन लड़े। तो खैर मकदम होना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी का जो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इसको हम अपना राइवल मान लें, अपना दुश्मन मान लें कि हमारा वोट कटेगा, बिल्कुल नहीं। उनका एक अपना एजेंडा होगा, उस एजेंडे पे वो आएंगे और कम से कम 20 से 30-40 पार्टियां चुनाव लड़ती है हर इलेक्शन में। तो सबको अपना लड़ने का इख्तियार है, अपने एजेंडे पे लड़ने का इख्तियार है। इसलिए मुझे इस बात का बिल्कुल भी ये इस बात का फिक्र नहीं है
क्योंकि मुझे खुशी है इस बात का कि ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी इस डेमोक्रेसी में, इस पार्लियामेंट्री इसमें हिस्सा ले और जनता के बीच अपना मैनिफेस्टो रखे, अपना एजेंडा रखे। जनता जिनके साथ आनी है उनके साथ आनी है। हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आने से थोड़ी सी भी परेशान नहीं होते हैं, किसी नहीं होते हैं, क्योंकि हमको अपने एजेंडे पर और अपने इस पर विश्वास है। इसलिए मुझे इस पे कोई ठीक है, ये आपकी अपनी बात साफ हो गई। अब हमारे साथ एलजेपी के तर्जुमान अजय आलोक भी हैं और साथ ही आदिल हसन है, एमआईएम यूथ प्रेसिडेंट, और नवीन कुमार जी भी हैं, बीजेपी के तर्जुमान है। आदिल हसन, मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी जो मैंने एक सवाल किया था उसका सीधा जवाब आरजेडी से मिल गया है कि आरजेडी का ये कहना है कि अगर एमआईएम यहाँ मतलब चुनाव मैदान में शामिल हो रही है तो हमें उससे कोई खौफ नहीं है। कहीं कोई अंदर की बात तो नहीं है आप दोनों में? देखिए, आरजेडी अपने एजेंडा पे चुनाव लड़ेगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने एजेंडा पे चुनाव लड़ेगी। ये बात क्लियर। हमारा प्रायोरिटी सीमांचल स्पेशल स्टेटस है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 16 अगस्त 2015 को कह दिया था कि सीमांचल को जब तक नहीं स्पेशल स्टेटस मिलेगा हम जद्दोजहद करते रहेंगे। हमें नहीं लगता है कि आरजेडी हो, कांग्रेस हो, लोजपा हो, जदयू हो और या भाजपा हो, जो हमारा एजेंडा था, जो माइनॉरिटीज के का जो वर्क डेवलपमेंट था, जो दलितों पर था, जो ओबीसी पर था, एमबीसी पे था, वो इन लोग ने नहीं पूरा कर पाया। 40 साल कांग्रेस बिहार में रही, 15 साल आरजेडी रही, 15 साल नीतीश जी और सुशील मोदी की जोड़ी रही। लेकिन बिहार को जो मिलना चाहिए और सीमांचल को मिलना चाहिए, चाहे कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, उसका जो इंपेरिकल डाटा है, उसका जो हेल्थ इंडेक्स है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स है, उसका जो एजुकेशनल इंडेक्स है, उसमें बहुत पीछे है। आरजेडी अच्छी, हम लोग आरजेडी हो या कांग्रेस हो, हमारा अपना एजेंडा है। हमारा पहला एजेंडा है सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दिलाना, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि इन लोगों ने इंसाफ किया। आप देख लीजिएगा, सीतामढ़ी में एक 80 साल के बुजुर्ग के साथ उनको जिंदा जला दिया गया, वो हुआ। मुजफ्फरपुर में जबरदस्ती उनका फ्यूनरल हुआ। कोई उसके आमिर हंजला को 21 दिसंबर के दिन जो आरजेडी की रैली थी एनआरसी सीए के मुद्दे पर, उस पर भी इन लोग अभी तक इनके तेजस्वी यादव लीडर ऑपोजिशन जाकर मिल नहीं पाए, जबकि इनके जो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के विधानसभा का क्षेत्र है और आमिर हंजला साहब का घर और तेजस्वी जी का घर मुश्किल से 15 मिनट की दूरी है। लेकिन ना इनके लीडर ऑपोजिशन के, जबकि इन्होंने कहा था इनके लीडर ऑपोजिशन ने कि कुछ भी रैली में होगा 21 दिसंबर को हम आएंगे, लेकिन आज तक आंसू पोंछने नहीं गए। तो इनका एजेंडा है कि मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप को ये नहीं बढ़ावा देना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप मुसलमानों की सिर्फ बात करेंगे तो आपकी लीडरशिप वहां चमक जाएगी? नहीं, सुनिए बड़े भाई, 17% मेरी आबादी है, 17% मेरी आबादी, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, जिसके साथ नाइंसाफी उसकी आज आवाज बन गए। लीडर ऑपोजिशन का रोल आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब निभा रहे हैं। आज आरजेडी से पूछिए कि ट्रिपल तलाक के वक्त आरजेडी कहां थी? 10% जो रिजर्वेशन मिला हायर कास्ट को, उसमें आरजेडी का क्या भूमिका रहा? लोकसभा में अलग रहा, राज्यसभा में अलग रहा। जब सीमांचल बाढ़ से डूब रहा था 2017 में, उससे 100 साल में ऐसी तबाही नहीं आई थी, तो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हो या लालू जी हो, रबड़ी जी हो, पटना में रैली में बिजी थे। लेकिन सीमांचल को और बिहार को बतला दे कि आरजेडी के शासनकाल में जब इन लोगों ने महागठबंधन बनाया था, उस वक्त माइनॉरिटी का बजट 597 करोड़ था, उससे घट के 437 करोड़ आ गया। कहां थे इनके अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर? क्यों नहीं आवाज उठाई? जो आज स्कीम जो हैदराबाद तेलंगाना में चल रही है, बालिका शादी मुबारक स्कीम या बालिका स्कीम या माइनॉरिटीज का जो बजट है या वक्फ बोर्ड का वो जो ग्रांट है, आरजेडी बतलाए कि जब ये महागठबंधन की सरकार थी उन्होंने क्या दिया। आरजेडी का मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आरजेडी के लीडर से लूंगा, लेकिन पहले चूंकि नवीन कुमार जी भी काफी देर से जुड़े हमारे साथ। नवीन कुमार जी, क्या आपके लिए ये एक मतलब सुखद एहसास है कि जो आपका ओपोजिशन जो कोalition है, यूपीए कह लें या फिर अजीम इत्तेहाद या महागठबंधन कह लें, उस पे सेंधमारी शायद होने वाली है, इसलिए आपको कोई खतरा नहीं? क्या ऐसा है? कोई अपने आप को मुस्लिम का नेता बताना चाहता है, साबित करने की कोशिश कर रहा है। कोई अपने आप को पिछड़ों का नेता साबित करने की कोशिश कर रहा है, कोई दलितों का साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम देश के, भारतीय जनता पार्टी 130 करोड़ लोगों के विषय में बात करती है, देश के विषय में बात करती है, देश की जनता के विषय में बात करती है, बिहार और बिहार की जनता के विषय में बात करती है जी। तो जो पॉलिटिकल पार्टियां जातिवाद या फिर किसी धर्म या किसी और केवल उसी मजहब को लेकर के ही आगे बढ़ना चाहती हैं, मुझे लगता नहीं कि उनका विकास हो सकता है। और इसीलिए ये लोग जो इस प्रकार की राजनीति करते हैं,
वहां की लोकल जनता भी इनको पसंद नहीं करती है। बिहार में जो स्थिति थी 15 साल पहले और 20 साल के शासन में, उस स्थिति को ठीक करने का काम भाजपा और जेडीयू ने मिलकर के किया और लगातार कर रहे हैं। बीच में कुछ समय के लिए जरूर एक ऐसा समय आया जिसके अंदर फिर दोबारा से उसको भाई और ये बहुत कुछ हुआ और बाद में उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया। मैं समझता हूँ समय रहते हुए तो अच्छा हुआ। आज ये लोग मिलके लड़े, अलग लड़े, ये इनकी सोच है, इनको तय करना है। भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई लेने देना नहीं है। भाजपा जेडीयू के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने जा रही है और जो उसने काम किए हैं विकास के, उसको प्रति देती ये आगे बढ़े। जी चलिए, ये आपका फर्स्ट रिएक्शन था। हमारे साथ अजय कुमार एलजेपी के तर्जुमान हैं। अजय कुमार जी, एक बात कही जाती है कि बिहार में अगर कोई दलित का नेता है या दलितों का मसीहा है, नेता है, बड़ा चेहरा है, तो वो रामविलास पासवान है। लेकिन वहीं हमें यह भी सुनने को मिलता है कि जो लोग किसी खास समुदाय, किसी खास कम्युनिटी की लीडरशिप करते हैं, वो विकास में, वो तरक्की में रोड़ा है, बाधक हैं। क्या कहना है आपका? अजय कुमार जी को मेरी आवाज मिल रही है? जब 2014 में लोक जनशक्ति पार्टी ने जी एनडीए के साथ हाथ मिलाया तो एक ही नारा था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, सबका साथ और सबका विकास। उसी नारे में विश्वास व्यक्त करते हुए हम इस गठबंधन के अहम हिस्से हैं और बिहार में उसी नारे को बुलंद करने का काम आगे बुलंद करने का काम लोक जनशक्ति पार्टी कर रही है। और आपने यहाँ तमाम लोगों को सुना, आरजेडी के लोगों को सुना, आपने एएमआई के लोगों को सुना। क्या बिहार से सीमांचल तक सीमित है ये चुनाव? बिहार का बड़ा अहम सवाल है। क्या बिहार सिर्फ सीमांचल तक सीमित है? बड़ा अच्छा सवाल है। आप अपनी बातें जारी रखिए, मैं बाद में से सवाल जवाब लूंगा। जी अजय जी बोलिए। ये चुनाव बिहार का है या सीमांचल का है? अगर लोक जनशक्ति पार्टी ने बात की है, सारे लोग यहाँ पे सहमत हैं, जिसमें हमारे भाजपा के साथी भी हैं कि बिहार के साथ न्याय नहीं हुआ है। इसलिए हमने ये नारा दिया है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। इसी मुद्दे पर आपने कहा बिहार के साथ न्याय नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। किसने नाइंसाफी की? न्याय किसने नहीं होने दिया? ये एक लंबी बहस का हिस्सा। एक लंबी नहीं, आप उसका छोटा जवाब तो दे ही दीजिए। बिहार के साथ नाइंसाफी किसने की? तमाम 70 साल की सत्ता व्यवस्था ने नाइंसाफी की, और कौन नाइंसाफी करेगा? आप वहां खुद अभी सत्ता में है, आपकी सरकार केंद्र में है, आप वहां रियासत में है, फिर आप ऐसी बात कहेंगे तो जनता को मतलब आप क्या समझा रहे हैं? नहीं, आप मेरी बात विशाल जी समझे। बिहार के अंदर जो संसाधन है, जो प्रतिभा है, वो हिस्सा बिहार को इस बार चाहिए। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। न्याय नहीं होने का मतलब है हम देश का सार्वभौम बनना चाहते हैं, हम शीर्ष पंक्ति में खड़ा होना चाहते हैं, और 70 साल की व्यवस्था में वह काम नहीं हो पाया है। 70 साल की व्यवस्था, 70 साल की व्यवस्था में आपकी पार्टी के साथ साथ जो आपकी कोalition पार्टी है, बीजेपी हो या दूसरी भी पार्टियां है, कांग्रेस ने भी वहां रूल किया, बीजेपी ने भी रूल किया, तो क्या तमाम पार्टियों पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, सवाल निशान लगा रहे हैं? बीजेपी को कितना साल मिला? वो इस अपने एजेंडे पे चुनाव चुन करके नहीं आई थी। आपको पता है जो चुनाव हुआ था वो उसमें जेडीयू और राजग का गठबंधन था, हमारा घोषणा पत्र नहीं था। वो मुझे बिल्कुल पता है। मैंने सिर्फ पिछले 4-3 साल की बात नहीं की है, ध्यान दीजिएगा आप। मैंने बात की है 70 साल की, जिस तरफ आप इशारा दिला रहे हैं। मैं सीधे रुख करता हूं आदिल हसन का। आदिल, सीधा सवाल आप पे ये उठ रहा है, एक तो नवीन कुमार जी ने कहा कि किसी खास समुदाय की राजनीति की यहां कोई जगह नहीं है, हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। वैसे में आपकी सियासत कहां टिकती है? अरे उनको नवीन जी को जानकारी नहीं, प्रधानमंत्री जाके बोले थे मैं अति पिछड़ा जात से हूं। क्या था? डबल इंजन की सरकार है बिहार में, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस नहीं मिला,
कोविड में सबसे ज्यादा बिहारी मजदूर का पलायन हुआ, इसका इन्होंने कुछ नहीं कर पाया। कोविड में नाकाम रहे, अर्थव्यवस्था में नाकाम रहे, पेट्रोल डीजल के दाम में नाकाम रहे, रोजगार देने में नाकाम रहे, बिहार को जो उसका हक मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा वो नहीं दे पाए। तो ये क्या नवीन जी बात करेंगे? चलिए मीडिया के साथ और इनका जो फैब्रिकेटेड है वो चलते रहेगा। नवीन जी को भी पता चल जाएगा। इनको 52 सीट तो आया था, नरेंद्र मोदी खुद बिहार में आके कैंपेन किए थे, अमित शाह के कैंपेन किए थे जो इनके चाणक्य थे, लेकिन ये नीतीश जी ने मैंडेट का धोखा किया तब ना इनको सरकार में आ गए, नहीं तो इनका क्या वजूद था? लीडर ऑपोजिशन भी बन नहीं पाते। 51 एमएलए इनका आया है। क्या नवीन जी बोलेंगे? बतलाएं बिहार को इन्होंने क्या दिया अब तक? सही जो 1.25 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री जी जो आरा में आकर बोले थे वो कहां पैसा मिला? नवीन जी बतलाएंगे? सिर्फ इनका काम है झूठ फैलाना, हिंदू और मुसलमान में नफरत फैलाना, जहां पर चाय वाला बन जाना, कहीं पर सेब वाला बन जाना, कहीं पर बादाम वाला बन जाना। यही प्रधानमंत्री का है। परिधान मंत्री है, वो प्रधानमंत्री नहीं है। देखिए, वजीर आजम के हवाले से मेरे ख्याल से गुफ्तगू थोड़ी मुहज्जब होनी चाहिए। आप सियासी तौर पे जो इल्जाम तराशी करना है कीजिए। नवीन कुमार जी से मैं इसका जवाब देता हूं। नवीन जी, दो बातें हैं। आपके जो अपनी हरीफ जमात है लोक जनशक्ति पार्टी, सेंटर में भी है, बिहार में भी है, वो ये कह रही है कि 70 सालों में जिन जिन लोगों ने भी रूल किया उसने नाइंसाफी की। जाहिर है उसमें थोड़ा अरसा या ज्यादा अरसा बीजेपी ने भी रूल किया हो। अभी जो एमआईएम के नेता सवाल उठा रहे हैं कि हमारे आपकी पार्टी के बड़े नेता वो खुद अपनी जाति बताते हैं, तो ये सब चीजें कहां चली जाती है? जब अभी आप कह रहे थे कि हम जात की सियासत नहीं करते। और ये पॉलिटिकल पार्टियां के जो लोग हैं अपनी औकात बताते हैं। ये मुस्लिम करते हैं, हम हिंदू, हमसे कहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करते हो। अरे हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ करते हैं क्योंकि सबको साथ में लेकर चलते हैं। ये लोग तो केवल मुस्लिम करते हैं, ये तो दूसरे को बात ही नहीं करते हैं दूसरे समुदाय के विषय में। तीसरी बात, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को लगातार गालियां दे रहे, उनका अपमान करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, इससे इनकी मानसिकता पता चलती है। तो यहां पे लेकिन फिलहाल अभी इस मुबाहिसे में किसी ने कोई गाली नहीं दी है, ये बहरहाल क्लियर रहे, किसी को कंफ्यूजन ना रहे। जी आगे बढ़िए। जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द उसी प्रकार के हैं। क्या बोल रहे हैं मैं उस शब्दों को मैं तो नहीं दोहरा सकता हूँ, आप ही ने उनको रोका था। मेरा ये कहना है कि ये जो महोदय हैं इनकी पॉलिटिकल पार्टी ने जिस जगह पर है, जिस राज्य में है, वहां पे विनाशी किया है, विकास तो किया नहीं। विकास के नाम पे कुछ किया हो तो दो चीजें बता दें। हाँ, बिहार के विकास के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया। जहां आज गांवों तक, मैं कहता हूं गांव के लोगों तक जो सुविधाएं पहुंचाने का काम किया वो किसी और ने नहीं किया है। आपके पास समय खुद कम है, वरना अगर फेरिस गिनाऊंगा तो लंबी जाएगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, जो आज आपका विषय है उसी को लेकर के मैं उसी पे केंद्रित रहता हूं जी, कि जो छोटी पॉलिटिकल पार्टियां जुड़ करके एक वर्ग का वोट हासिल करने की साजिश रचती है और उस प्रकार में कामयाब हो जाती है, वो राज्य को कमजोर करती हैं, फिर वो सरकारों को ब्लैकमेल करती हैं, फिर वो अपने स्वार्थ अपने सिद्धार्थी हैं, केवल अपने स्वार्थों की सिद्धि करती है, राज्य का विकास नहीं करती है। जो पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर काम बड़े लेवल पर कर रही है, जो सरकार बनाने में सक्षम है, वो विकास की बात करेगी, विनाश की नहीं करेगी, वो विकास की तरफ लेकर के जाएगी। जी बेहतर। मैं आरजेडी के हैं हमारे साथ अख्तरुल इस्लाम, आरजेडी एमएलए हैं। अख्तरुल साहब, आपसे मैं काफी देर तक आपके पास नहीं आ पाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि काफी इल्जाम लगता रहा है कि 70 सालों में और खासतौर से आरजेडी ने अपने 15 सालों में बिहार को पीछे धकेल दिया। इसका जवाब क्या आपके पास है? और साथ ही साथ ये इंडेक्स मत भूलिएगा कि पटना को सबसे गंदे शहरों में से एक माना गया है, एक नहीं बल्कि टॉप पोजीशन पर है वो, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले तो हम इस बात को शुरुआत करते हैं कि एनडीए भी किसी एक धर्म विशेष का नाम लेकर राजनीति करती है। और अभी भी आपने देखा एमआईएम के एक साथी थे, वो किसी एक धर्म का बार 10 बार नाम लिए। तो ये किसी भी धर्म का ज्यादा नाम लेना, इसी को तो कॉम्युनलिज्म कहते हैं, सांप्रदायिकता इसी को कहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिकता का विरोध करता है, चाहे वो किसी तरह का सांप्रदायिकता हो, चाहे एमआईएम का सांप्रदायिकता हो, चाहे भाजपा का सांप्रदायिकता हो, दोनों का विरोध करता है। और जहां तक बिहार के विकास की बात है, तो जिस तरह से चिराग पासवान ने भी इस बात को उठाया है कि बिहार लगातार पिछड़ा है विभिन्न फ्रंटों, तो सिर्फ चिराग पासवान सिर्फ बयान देंगे या फिर बिहार के पिछड़ापन को दूर करने के लिए कुछ रास्ता तैयार करेंगे, या उसी लीडरशिप के साथ फिर सामने आएंगे? ये रास्ता तैयार करने से मतलब क्या है? आप उन्हें दावत दे रहे हैं आपके खेमे में आने के लिए?
निश्चित रूप से दावत देना मेरा काम नहीं है, बल्कि जब एक लीडर, एनडीए का एक लीडर यह मानता है कि पिछले 15 साल में बिहार विकास नहीं किया है और देश में सबसे पिछड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार है, इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? जो पिछले 15 साल से रूल कर रहा है वो जिम्मेदार है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, उद्योग कल कारखाने के मामले में पिछड़ा हुआ है, रोजगार देने में पिछड़ा हुआ है, अपराध रोक पाने में पिछड़ा हुआ है। जब हर मोर्चे पर यह फेल है तो इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? जो पिछले 15 सालों से यहाँ के सत्ता पर काबिज है वो इसका जिम्मेदार है। आप उसी के नेतृत्व में फिर चुनाव लड़ेंगे तो फिर आप बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? अगर बयानबाजी कर रहे हैं तो स्टैंड लीजिए। अजय कुमार जी, सीधा जवाब चाहिए आपसे। एलजेपी की ये दो तरफा बातें क्यों हो रही हैं, जिसे आम जबान में दो मुहा बातें कहते हैं? जी बोलिए। जी अजय कुमार जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? वो ठीक कह रहे हैं, इस तरह से ठीक कह रहे हैं। जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बोलिए बोलिए बोलिए। जी जी, मैं कह रहा हूं हमारे जो आरजेडी के साथ, हमारे जो आरजेडी के माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने बिल्कुल बिहार के पिछड़ेपन के सवाल को उठाया है। और ये आरजेडी नहीं है कि जहां सिर्फ लालू यादव बोलते हैं या तेजस्वी यादव बोलते हैं। एनडीए में लोकतंत्र है कि हम इस गठबंधन में रहते हुए भी सरकार की कमियां अगर है तो हम उसका लगातार उसके ऊपर प्रहार करते आए हैं, चोट करते आए हैं और हम चोट करते रहेंगे। इसलिए हमने यह मांग रखी है कि इस बार का जो घोषणा पत्र होगा उसमें जो लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने पूरे बिहार का भ्रमण करके जनता से बात करके जो एजेंडा रखा है वो हमने सबमिट कर दिया है। लेकिन नेतृत्व सही होगा तभी सही नीति बनेगी और उसका क्रियान्वयन होगा। तो मतलब आपको लगता है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व तो सही नहीं है बिहार में? बहुत दिन तक देखा नीतीश कुमार का नेतृत्व बिहार में सही नहीं है? नहीं, हम कह रहे नेतृत्व सही है, नेतृत्व सही है। हमें और चाहिए बिहार का हिस्सा। देखिए, जो कमियां रह गई हैं सही कहने के कारण करने के लिए हम जोर से इस गठबंधन में आवाज उठाएंगे। दिया जाए जी, यही सही कहने के कारण एक जिला अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया गया। अपनी पार्टी की चिंता करें, आप अपनी पार्टी की चिंता करें। उसका मतलब अपनी पार्टी, ये लालू यादव की पार्टी नहीं है, ये लालू यादव की पार्टी नहीं है, बढ़ गया, ये लालू यादव की पार्टी नहीं है। आपको मिल जाएगा। वक्त की थोड़ी कमी है। मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास मौजू में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। तो बिहार में अभी तो बहस की बस शुरुआत हुई है। ये बहस और चुनावी अपडेट और रफ्ता रफ्ता वो तमाम चीजें जो अभी बहुत कुछ आना बाकी है, उसके साथ हम लगातार बने रहेंगे। आदाब।